गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सब कैसे हो। विज्ञान की क्लास में क्लास 10वीं में आप सबका स्वागत है। बच्चों पढ़ाई कर रहे हो ना, रोज़ का रोज़ पढ़ाई करो। तो हम नवंबर के लेसन्स पे आ जाते हैं। तो बच्चों नवंबर के हमारे 2 लेसन हैं, चौथा और 8वां। चौथा लेसन हमने कर लिया था और कल मैंने आपको इसलिए देखो इधर 2 वीडियो भेजे और उसमें जो टॉपिक एग्ज़ाम में पूछा जाएगा मैंने वही पढ़ाया है, ज़्यादा नहीं पढ़ाया। कल मैंने आपको साबुन और डिटर्जेंट के बारे में लास्ट वीडियो डाला था, ठीक है। याद आया कि नहीं याद आया आपको? चौथा लेसन सब कुछ मैंने बताया था, कार्बनिक यौगिक, हाइड्रोकार्बन सब कुछ समझाया था। कार्बन और उसके यौगिक ये समझा दिया था। तो हमारे नवंबर के बच्चों कितने लेसन हैं? 2 लेसन हैं। नवंबर के कितने लेसन हैं? 2 लेसन हैं, चौथा और 8वां। अभी आपकी यूनिट टेस्ट भी आने वाली है, इसलिए तैयार रहना, ठीक है। अब पिछली बार वाली यूनिट टेस्ट के पेपर्स बच्चों जिन्होंने नहीं दिया है तो प्लीज़ देखे जाओ, ठीक है। तो आज हमारे लेसन का नाम है 8वां लेसन, ठीक है। आखिर जीव जनन कैसे करते हैं, मतलब अपने ही जैसा संतति का उत्पत्ति कैसे होती है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है, कैसे ये सारा प्रोसेस होता है, उसके बारे में मैं आज सिखाऊंगी। लेकिन एग्ज़ाम में अभी इस समय आपको बताया था 30% कोर्स कम किया है। उन 30% कोर्स कम में जो ये है, कौन सा कोर्स निकाल दिया है मैं आपको इस लेसन का बता देती हूँ। आपको मैं फोटो भी खींच कर बताऊंगी। एकल जीवों में यानी अलैंगिक जीवों में जो अलैंगिक प्रजनन करते हैं, एकल जीवों में प्रजनन की विधि, मतलब पेज नंबर 142, 143, 144, 145 और 146 इसको कट कर दिया है। तो इस लेसन में हमें सिर्फ क्या पढ़ना है? एक ही टॉपिक पढ़ना है, डीएनए प्रतिकृति का प्रजनन में महत्व, और दूसरा पढ़ना है लैंगिक प्रजनन। लैंगिक प्रजनन बहुत बड़ा है, छोटा टॉपिक नहीं है। वो लैंगिक प्रजनन आपको पेड़ पौधों में भी दिखाना है और आपको जो भी जीव है, मनुष्य है, उसमें भी बताना है। तो ये सब आपको मैं समझाने वाली हूँ। तो हमारे पास सिर्फ आज कौन सी तारीख हो गई? 20 तारीख हो गई। वी हैव ओनली 10 डेज। तो 10 डेज में मुझे ये लेसन फिनिश करना है और मैं फटाफट रोज़ का रोज़ कराती जाऊंगी। तो चलो आज हम आ जाते हैं हमारे असली लेसन पर। मुझे देखो बार बार देखना पड़ता है रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं हो रही है। तो हमारे लेसन का नाम है जीव जनन कैसे करते हैं। अब आप जानते हो कितने हमारे पूरी पृथ्वी पर पता नहीं कितनी जातियों के जीव हैं, है कि नहीं है। पर धीरे धीरे कुछ जातियां आपने देखा होगा लुप्त होती जा रही हैं, खत्म होती जा रही हैं, क्योंकि हो सकता है कि उनको अनुकूलन नहीं बिठा पाए हो, कई और वजह होती है, उसकी वजह से आज वो प्रजाति जाति हमारे सामने नहीं है। तो हम जीव जनन क्यों करते हैं, ये प्रश्न आता है। देखो हम लोग जीते हैं, खाने पीने के लिए जीते हैं, हमें जीने के लिए श्वसन करना ज़रूरी, पानी चाहिए, खाना चाहिए, श्वसन की प्रक्रिया चाहिए, पोषण की प्रक्रिया होनी चाहिए, लेकिन जनन प्रक्रिया आवश्यक नहीं है। तो जनन प्रक्रिया किसके लिए है? जनन प्रक्रिया पृथ्वी को टिकाए रखने के लिए, पृथ्वी पे जीवों को टिकाए रखने के लिए है, ठीक है। तो प्रजनन एक ऐसी जीव प्रक्रिया है जिसमें सजीव अपने ही जैसे संतति को जन्म देता है। कुत्ता कुत्ते को ही जन्म देगा, बिल्ला कुतिया कुत्ते को ही जन्म देगी, मतलब जो भी है। बिल्ली में से बिल्ली का बच्चा ही आएगा, गिलहरी में से गिलहरी का बच्चा ही आएगा। ऐसा नहीं होता है, वो अपने जैसा नहीं। मानव ऐसा कभी नहीं है कि वो कुत्ते को जन्म दे या क्या करे। तो अपने जैसा ही, सेम टू सेम अपने जैसा ही संतति को जन्म देता है। इस प्रक्रिया को हम कहते हैं प्रजनन, या कहते हैं रिप्रोडक्शन। क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पे लेसन का नाम ही है जीव जनन कैसे करते हैं, यानी पैदा कैसे करते हैं। जनन का मतलब होता है पैदा करना, रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो आपको मैं फिर से ये प्रजनन की
परिभाषा हर बार एग्जाम में पूछी जाती है, तो आपको बताना है कि प्रजनन एक जैविक प्रक्रिया है, जीवों के द्वारा होने वाली प्रक्रिया है, एक जैविक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में सजीव अपने जैसे ही संतति को उत्पन्न करता है, और इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं बच्चों? प्रजनन कहते हैं। ठीक है, तो किसी स्पीशीज का मतलब होता है जाति, किसी स्पीशीज के अस्तित्व को कायम रखने के लिए जनन क्रिया आवश्यक होती है। जैसे मुझे सफेद चीतों को जिंदा रखना है, सफेद मोर को जिंदा रखना है, तो कौन सी प्रक्रिया आवश्यक है? जनन प्रक्रिया। अगर उनके मतलब हम जनन प्रक्रिया उनकी नहीं करवाते रहेंगे तो वो जातियां धीरे धीरे लुप्त होती जाएगी। तो किसी स्पीशीज को लंबे समय तक टिकाए रखने के लिए किसकी आवश्यकता है? जनन की आवश्यकता है, प्रजनन की आवश्यकता है। ठीक है, जनन क्रिया की आवश्यकता है। ठीक है, अब उसके बाद है जीव को जीवित रखने के लिए जनन आवश्यक नहीं है। देखो, हमें जीवित रहने के लिए हवा चाहिए, पानी चाहिए, खाना चाहिए, रहने की जगह चाहिए, ऐसे सब चाहिए, लेकिन हमको जनन मतलब जनन प्रक्रिया, प्रजनन प्रक्रिया हमारे जीवित रहने के लिए नहीं, पर हमारी जाति को, हमारी मानव जाति को जीवित रखने के लिए जनन प्रक्रिया आवश्यक है। या फिर पक्षियों को और जो भी छोटे छोटे प्यारे से बर्ड्स हैं उनको और जिंदा रखने के लिए, या कई ऐसे तोते हैं जो हमें आजकल दिखाई नहीं पड़ते, मतलब जो जातियाँ लुप्त होती जा रही हैं, जातियाँ लुप्त नहीं होनी चाहिए, वो रहनी चाहिए। इसके लिए जनन प्रक्रिया आवश्यक है, लेकिन जीने के लिए जनन प्रक्रिया आवश्यक नहीं है। ठीक है, अब कर्ता कौन है? जनन प्रक्रिया दो जीव मिलकर करते हैं, ये तो आप जानते हो कि लैंगिक प्रजनन में आगे चल के आपको बच्चों समझाने वाली हूँ। पर आखिर सेम टू सेम बेबी कैसे आता है? समझो कुत्ते का बच्चा कुत्ता, बिल्ली का बच्चा बिल्ली, ऐसे इस तरह से सब कुछ मानव का इंसान, मानव का बच्चा मानव, ऐसे कैसे होता है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा पूरा शरीर बच्चों किसका बना हुआ है? कोशों का बना हुआ है। ठीक है, कोशों का बना हुआ है, और कोशों के अंदर क्या होते हैं? कोश केंद्र होता है, कोश रस होता है। तो जो कोश केंद्र है, समझो ये क्या है? ये कोश है। ठीक है, ये उसके अंदर ये क्या है? कोश केंद्र। बच्चों ये क्या है? कोश केंद्र। और इस कोश केंद्र के अंदर क्या होते हैं? गुणसूत्र होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? गुणसूत्र होते हैं। गुणसूत्र कितने होते हैं? 46। कितने होते हैं? 46, या आप 23 जोड़ कह सकते हो। ठीक है, तो ये कोश हमारा शरीर किसका बना हुआ है? कोशों का बना हुआ है। कोशों में क्या लगे होते हैं? कोश केंद्र आया हुआ है, कोश केंद्र के अंदर क्या आया हुआ है? गुणसूत्र। अब ये गुणसूत्र पर क्या होते हैं? डीएनए, जीन्स भी होते हैं, और उस जीन्स में क्या होता है? डीएनए। क्या होते हैं? डीएनए होते हैं। और डीएनए का पूरा फुल फॉर्म क्या है? उसका फॉर्म है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, अब डीएनए क्या काम करता है? वो अपने जैसी सेम टू सेम प्रतिकृति बनाता है। प्रतिकृति का मतलब ब्लूप्रिंट बनाता है, सेम टू सेम, क्योंकि डीएनए में क्या लगे होते हैं? प्रोटीन लगे होते हैं, तो अपने जैसा सेम टू सेम होता है। जैसे मानव का, देखो मैं सपोज एक सिंपल सी बात करूं, समझो कोई एक पेरेंट है तो उसका बच्चा आने वाला है, तो उनका बच्चा उनके जैसा होगा, हाथ पैर आँख नाक कान सब कुछ उसके जैसा होगा, लेकिन समरूप नहीं होगा। सेम टू सेम बहुत कम दिखने को मिलता है, थोड़ी बहुत तो विभिन्नता आ ही जाती है, समरूप नहीं होता, समान अवश्य होता है। ठीक है, तो डीएनए, आपके ये प्रश्न एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। कौन सा प्रश्न? कि डीएनए प्रतिकृति का प्रजनन में क्या महत्व है? आखिर ये प्रजनन की प्रक्रिया तो हो रही है, लेकिन डीएनए का क्या महत्व है? मैंने बताया, इंसान का शरीर कोशों का बना होता है, कोश केंद्र होता है, उसके अंदर, कोश केंद्र के अंदर क्या लगे होते हैं? गुणसूत्र होते हैं, और गुणसूत्रों में जो जीन्स होते हैं उसमें डीएनए होता है। डीएनए क्या है? एक तरह का प्रोटीन है।
ठीक है। तो डीएनए के अणुओं में आनुवंशिक गुणों का संदेश होता है। यही होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे चल के जो लक्षणों का वहन कौन करता है, डीएनए की वजह से। ठीक है। तो जनक से संतति पीढ़ी में आते हैं, जनक से समझो माँ बाप से दूसरी पीढ़ी में आते हैं, फिर वो पीढ़ी से अगले पीढ़ी पे जाते हैं। माँ बाप से जनक पीढ़ी से संतति पीढ़ी में आते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी, ये लक्षणों का वहन होता रहता है। जैसे दादाजी हैं तुम्हारे, तो तुम्हारे दादाजी और पिताजी इतने सेम नहीं लगेंगे। हाँ, थोड़े बहुत लक्षण समान होंगे, लेकिन बिल्कुल सेम टू सेम नहीं होंगे। थोड़ी बहुत तो विभिन्नता आएगी, काफी कुछ चीजें दिखने में समान लगेगी, लेकिन समरूप नहीं होंगे। तो डीएनए प्रतिकृति में विभिन्नता पाई जाती है। अगर डीएनए क्या बनाता है, अपने जैसे ही सेम प्रतिकृति बनाता है, ब्लूप्रिंट बनाता है, लेकिन वो ब्लूप्रिंट बनाने में सारे के सारे जो रंग रूप है सब समान नहीं आते, थोड़ी बहुत तो विभिन्नता आती है, क्योंकि प्रोटीन अलग अलग प्रोटीन होता है, लेकिन डीएनए में थोड़ी बहुत प्रोटीन में चेंजेस आने की वजह से ही ऐसा होता है। कई जगह ऐसा देखा गया कि सेम टू सेम होता है, लेकिन समरूप नहीं होते हैं, समान अवश्य होते हैं। तो जो लंबे समय तक किसी स्पीशीज के उत्तरजीविता के लिए आवश्यक है। अब देखो इधर सारी जगह सेम टू सेम होंगे तो ऐसा नहीं होगा। क्या तुम्हारे दादाजी की बिल्कुल सेम टू सेम शक्ल पापा जैसी है, या तुम्हारे भाई की शक्ल बिल्कुल पापा जैसी है, बिल्कुल मतलब सेम हर चीज़ में सेम, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। 90% पॉसिबल नहीं है। 10% केस में समरूप हो गया, वो अलग बात है। अदरवाइज तो क्या होता है कि जो भी डीएनए ब्लूप्रिंट बनाता है उसमें विभिन्नता आती है, और विभिन्नता बनाना आवश्यक है। अगर ये विभिन्नता नहीं बनाएगा तो आगे चलकर लंबे समय तक हमारी वो जाति को आगे तक वैसा रखने के लिए ज़रूरी है, थोड़ी बहुत विभिन्नताएं आना ज़रूरी है। वो मैं टॉपिक फिर मैं रिपीट करूँगी कि आखिर विभिन्नताएं आना ज़रूरी क्यों है। तो आखिर मैंने आपको ये बताया कि कोशिका के केंद्र में क्या होते हैं, गुणसूत्र होते हैं, और उन गुणसूत्र में क्या होता है, जीन्स लगे होते हैं, और उन पर डीएनए होता है जो आनुवंशिक गुणों का वहन करता है। ये मतलब मेरे में से मेरे बच्चे में, मेरे बच्चे में से आगे के बच्चे में, इस तरह से ये आनुवंशिक लक्षणों का वहन करता है। ठीक है। तो डीएनए की प्रतिकृति बनाने के लिए कोशिकाएं विभिन्न रासायनिक प्रक्रिया करती है। अब जैसे देखो डीएनए प्रतिकृति बना रहा है, ब्लूप्रिंट बना रहा है, तो उसके लिए अंदर ही अंदर प्रोसेस होते हैं, केमिकल रिएक्शंस होती हैं, अलग अलग केमिकल रिएक्शंस का उपयोग किया जाता है। उसके बाद दो ब्लूप्रिंट्स बनती हैं, यानी कि दो प्रतिकृति बनती हैं, और उनका एक दूसरे से अलग होना आवश्यक है। सेम टू सेम नहीं बनती, थोड़ी बहुत तो चेंजेस विभिन्नता आ ही जाती है, और वो ही फिर आने वाली जनक से संतति में आती है। जनक यानी का मतलब क्या है, जनक का मतलब होता है पैदा करने वाला। तो आपके जो लक्षण दिख रहे हैं, मतलब आप सेम टू सेम अपने पेरेंट्स के जैसे दिख रहे हो, और मानव का मानव जैसा दिख रहा है, उसके जैसा दिख रहा है, वो किसकी वजह से, ये सब हो रहा है डीएनए की वजह से। ठीक है। अगर ये डीएनए ही रिस्पॉन्सिबल है हमारे आनुवंशिक गुणों का वहन करने के लिए, और डीएनए कहाँ होते हैं बच्चों, कोश केंद्र में, और कोश केंद्र में क्या लगे होते हैं, गुणसूत्र, और उन गुणसूत्रों पर ये डीएनए लगे होते हैं। तो बच्चों आपको आज का टॉपिक कैसा लगा, और जितना मैं पढ़ाती हूँ रोज़ का रोज़ बच्चों पढ़ते जाओ, पढ़ाई करते रहो, अपना ख्याल रखो। बाय, टेक केयर।